अफगानिस्तान में कोहराम थम नहीं रहा। आज अफगानिस्तान की आजादी का दिन था। इस दिन भी अफगानियों का कत्ल हुआ। काबुल एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए महिलाएं जान बचाने के लिए भाग रही थीं। ये काबुल से बाहर जाने वाले लोग थे जिन्हें शायद तालिबान काबुल छोड़ने से रोकना चाहता है। भयानक फायरिंग की आवाजें सुनी। अफगानिस्तान के हालात के बारे में आगे हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस मुल्क पर तालिबानी कब्जे के 4 दिन बीत चुके हैं। अभी तक सत्ता का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। शासन का तरीका चुना नहीं जा सका। अब तक जो दिख रहा है उसमें अफगानिस्तान में तालिबान का कत्लेआम जारी है। 2 दिन में 4 से ज्यादा लोगों को सरेआम गोली मारी जा चुकी है। तालिबान अपने विरोधियों के कत्ल में जरा भी देर नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले किए गए वादे के उलट लड़कियों महिलाओं के कामकाज पर तालिबान ने बंदिशें लगानी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने वालों की तादाद काबुल एयरपोर्ट पर कम नहीं हो रही। भागने वालों को रोकने के लिए तालिबान वहां पर गोलियां चला रहा है। तालिबान के इस्लामिक अमीरात वाली सरकार में खतरनाक आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क की भी भागीदारी होने वाली है, क्योंकि तालिबानियों ने हामिद करजई को अनस हक्कानी से भी मिलने भेजा था। और अफगानिस्तान के लोकतंत्र पर कब्जा करके तालिबानी अमीरात बनाने के खिलाफ पंजशीर से टक्कर का मोर्चा खुल चुका है। ये हाल है तालिबान का, तालिबानी अफगानिस्तान का। लेकिन तालिबान की चर्चा देश हित में क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए आपको हम कुछ चेहरे दिखाते हैं। इन चेहरों को बहुत ध्यान से देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बल्ख, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी, उमरैन महफूज रहमानी और अब मुनव्वर राना का नाम भी इस जमात में शामिल हो गया है। ये वो चेहरे हैं जो तालिबान के मुरीद हैं। भारत में तालिबान की तारीफ में रहकर कसीदे पढ़कर थकते नहीं। ये वो चेहरे हैं जो सिर्फ मजहबी मोहब्बत में आतंक का, दहशत का, बर्बरता का और क्रूरता के दूसरे नाम तालिबान का महिमा मंडन कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कोई भी संतुलित मानसिक हालात वाला इंसान उन तालिबानियों की तारीफ कर सकता है? जो तालिबान आजादी का जश्न मनाने वाले अफगानियों को सरेआम गोलियों से भून दे, उस तालिबान की ये तारीफ करते हैं। जो तालिबान अपने ही मुल्क और अपनी ही कौम की लड़कियों और औरतों को भी पालतू जानवर के बराबर की भी हैसियत नहीं बख्शना चाहते, उस तालिबान को ये लोग नजीर मानते हैं। जिस तालिबान की दहशत में सैकड़ों हजारों अफगानी अपना घर द्वार, बिजनेस, कारोबार, बाल बच्चे, परिवार सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं, उन वहशी तालिबानियों को ये आजादी का नायक बताते हैं। जिस तालिबान ने पिछले 25 सालों में हजारों बेगुनाहों का खून बहा दिया, आतंकी हमले करके छोटे छोटे बच्चे मार डाले, बंदूक के दम पर लोकतंत्र का कत्ल करके इस्लामिक अमीरात का ख्वाब बुना, उस तालिबान की मिसालें हिंदुस्तान में दी जा रही हैं। हैरानी नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन बयानों को सुनकर। आपको मुनव्वर राना का वो बयान सुना देते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर पनप रही तालिबानी मानसिकता एक लोकतांत्रिक और अमन पसंद मुल्क के लिए कितने खतरे पैदा कर सकती है। सुनिए। हम ये जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी जितनी जल्दी प्रोपेगंडे का शिकार होते हैं और प्रोपेगंडा मचाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि एक नई हुकूमत वहाँ बनने जा रही है। जिस तरह बनने जा रही हो, आप इसको ये न कहें कि ऐसे बन रही है। यहाँ भी हुकूमतें ऐसी बनी हैं। आप तालिबान क्यों कह रहे हैं? आप उनको अफगानी कहिए, हैं तो अफगानी ही वो भी। भाई जैसे यहाँ 14 पार्टियाँ यहाँ हैं, कोई लिबरल है, कोई सेकुलर है, कोई कम्युनल है, हर तरह की पार्टियाँ, वैसी वहाँ भी पार्टियाँ हैं। लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं वो लोग ना। भाई कहीं से भी भाग सकता है आदमी। माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इसमें यहाँ से भाग जाने को नहीं चाहता है। किसी भी मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं या ख़राब होने की आशंका होती है तो लोग वहाँ से पलायन करते हैं।
और उसमें पलायन करने वाले ये नहीं कि हिंदुस्तानी हो, कोई भी हो सकता है, कि वो सोचता है कि हालात ऐसे हैं कि कहीं मुठभेड़ हो सकती है, कहीं बमबारी हो सकती है, पलट के अभी अमेरिका आ जाए करके फिर कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दे, तो आदमी पहले तो अपनी जान बचाता है ना। ये जहनी संक्रमण देख रहे हैं आप, मतलब मैनिपुलेशन की भी हद है। तालिबान जैसे खूंखार इस्लामिक आतंकवादी संगठन की करतूतों को मुनव्वर राना प्रोपेगेंडा कहते हैं। तालिबान के प्रेम में भारत देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा देते हैं। काबुल एयरपोर्ट वाली हालत की तुलना कानपुर से कर देते हैं। और तो और इतना बड़ा झूठ बोलना कि काबुल में भगदड़ इसलिए मची है कि कहीं अमेरिका बम न बरसा दे। ये तालिबान प्रेम में मुनव्वर राना की दीवानगी ही कही जा सकती है। और ऐसे ही लोगों के बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। आपको भी वो बयान सुनना चाहिए। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो सीएम योगी तो तालिबान के तरफदारों की आलोचना करके रह गए, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम तो तालिबान समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में। लेकिन यह जो बीच बीच में जहरीले बयान देने का काम करते हैं, ये ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। इनको सीधे मुकदमा लिख करके इनको जेल भेजने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने तालिबान की पहचान का थोड़ा सा जिक्र रेफरेंस के लिए किया था, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के कथित बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और मजहबी नेता जिस तालिबान की शान में बिछे जा रहे हैं, उसका असली चरित्र क्या है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र का कत्ल करके इस्लामिक अमीरात बनाने का जो ऐलान तालिबान ने किया है, उस तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 31 प्रांतों में 5,500, 1-2 नहीं 5,500 आतंकी हमले किए हैं। ठीक सुना आपने। इसी साल मई के महीने में 24 घंटे के अंदर 141 आतंकी हमले किए। मतलब एक ही दिन में 141 हमले और 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। तालिबान के आतंकी चरित्र के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि 2019 में पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी हमले हुए, उनमें 1375 टेरर अटैक्स करने वाला अकेला तालिबान था। और इन हमलों में भी अफगान ही मारे गए, मुसलमान ही मारे गए। 2001 से 21 के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 78,314 निर्दोष लोगों की हत्या इस तालिबान ने सिर्फ आतंकी हमलों में की। इसके अलावा अपने पिछले शासनकाल में तालिबान ने 5 साल के अंदर 15 बड़े नरसंहार किए। उसमें भी मुसलमानों का ही सामूहिक कत्ल किया। आज शरिया कानून की दुहाई देने वाला तालिबान सत्ता की हवस में ड्रग्स के धंधे से लेकर अपहरण, उगाही, लड़कियों और महिलाओं की तस्करी जैसे हर वो जरायम धंधे करता आ रहा है जो किसी भी धर्म, मजहब, देश, कानून और सभ्य सिस्टम के अंदर महापाप से कम नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया के खूंखार से खूंखार आतंकी संगठनों से तालिबान का वैचारिक और नीतिगत तालमेल रहा है, चाहे उसमें अलकायदा हो, हक्कानी नेटवर्क हो, ETIM और IMU समेत रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी संगठन, सबके साथ, जी हां, सबके साथ तालिबान के आतंकी रिश्ते रहे। सिर्फ बगदादी के इस्लामिक स्टेट से तालिबान ने थोड़ी दूरी बनाकर रखी, क्योंकि कमाई और धंधे के मोर्चे पर दोनों संगठनों के हित टकरा रहे थे। वरना आज अफगानिस्तान पर जिस तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, उसकी हरकतें ऐसी रही हैं कि वो नफरत के काबिल भी नहीं है। और उस तालिबान के लिए हमारे देश के कुछ लोगों के दिल में मोहब्बत का तूफान उठ रहा है। अगर आपको अब भी तालिबान के बर्बर चरित्र और हैवानियत की नीतियों पर भरोसा नहीं, तो आपको अफगानिस्तान के हेरात से भारत आई एक अफगानी महिला की आपबीती जरूर सुननी चाहिए। आप सिर्फ इस महिला की कहानी सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये तालिबान बदलाव के नाम पर कितना फरेब कर रहा है।
कितना धोखा कर रहा है और अफगानियों पर क्या बीतने वाली है। हाथ पर जख्म के निशान, गले पर चाकू का वार, उंगलियां कटते कटते बची, जिस्म पर जख्मों के दाग। ये तालिबान की कहानी है। ये तालिबानी दहशतगर्द के जुल्मों की निशानी है। ये तालिबान के हैवानियत भरे चेहरे के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मजबूर महिला के कत्ल का वारंट है। तालिबान अपने घर की औरतों के साथ क्या सुलूक करता है, इसकी जिंदा मिसाल इस औरत की जिंदगी है। अफगानिस्तान के हेरात से जान बचाकर दिल्ली पहुंची इस अफगानी महिला का शौहर तालिबानी दहशतगर्द है। 14 साल की उम्र में 35 साल के तालिबानी से जबरन निकाह के बाद इस महिला ने जो दहशत झेली वो आप इनकी जुबानी ही सुनिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और एक रात मैंने बहुत झगड़ा किया अपनी बेटियों के साथ, बहुत अपने हस्बैंड के साथ बेटियों के बारे में। फिर इसने उठ किया, चाकू मारा, मेरे ये 2 अंगुठियाँ भी काम नहीं करती। एक चाकू मेरे गर्दन पे मारा, एक मेरे सर पर, एक मेरे हाथ पर। किसी ने उसको बोल दिया कि अपनी बीवी को मारो, 4 बेटियों को ले आओ। तालिबान की जिंदगी, उनके उसूल और आतंक को करीब से देख और झेल चुकी ये महिला बताती हैं कि इनका तालिबानी शौहर सिर्फ इसलिए इनकी जान लेना चाहता था क्योंकि इन्होंने अपनी बेटियों को बेचने से मना कर दिया। मैंने देखा कि मेरे पहले बेटी जो 13 साल का हो गया है वो मेरे बेटी को दे दिया। पहले बेटी को 5 लाख रुपए पैसे के लिए दे दिया। और जब मैंने बहुत रोया, बहुत चिका कि वो जो दूसरी बेटी को दे दिया, मैं बहुत रो रही थी, बहुत चल रही थी। मेरी बेटी डर से वो खुद को क्या बोलती फांसी कर दिया। फिर फांसी से के बाद 5 दिन वो अस्पताल में था। औरतों को हर हक से महरूम रखने वाला तालिबान और उसके दहशतगर्द अपनी जिंदगी में किन ईमानों और आदर्शों का पालन करते हैं, ये भी सुन लीजिए। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गया और ये चरस, तरियाक, शीशा, स्मोकिंग, लड़कों के साथ, लड़की के साथ सब गलत काम शुरू किया। आज अफगानिस्तान में तालिबान जब शरिया कानूनों के पालन की बात करता है तो उसके झूठ की पोल खुलती है, क्योंकि ये तालिबानी हर वो जुर्म करते हैं जो महापाप है। तालिबान की बातों में भरोसा नहीं कर सकती है क्योंकि इतना जुल्म जो मेरे साथ हो गया है और दूसरी लड़कियों के साथ होने वाला है। 1 महीने रुक के इन लोगों की असली रूप पता चलती है कि इन लोग क्या है। जब मेरे बाबा ने बोल दिया है कि मुझे मेरे बेटी से पता नहीं कि क्या है, उन लोगों ने बोल दिया हम तुमको ऐसा परेशानी देती है, फिर तुम समझती है कि हम कौन हो, कहाँ से हो। दिल्ली के एक अफगानी जिम में बतौर ट्रेनर काम कर रही इस महिला के भतीजे को तालिबान ने बीच सड़क पर रौंद डाला। इनके माता पिता को बर्बाद करने की धमकी दी। इनके मौत का वारंट तक निकाल रखा है। कभी अफ़गानिस्तान नहीं जाना है क्योंकि हमारा अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया, हमारा अफ़गानिस्तान तबाह हो गया। जिस दिन मेरे पैर अफ़गानिस्तान में गया मुझे तो मारती है क्योंकि 4 साल पहले से लोगों ने बोल दिया कि इसको मौत होना है कि दूसरे देश गया है। वो इस मुल्क को बोलती जवान बेटी को ले गया है। 2 बेटियों के साथ दिल्ली में किसी तरह जिंदगी गुजार रही इस महिला को जान का खतरा है। इनके बच्चों ने जब से अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की खबर सुनी है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तालिबान की सच्चाई इन्होंने आपको खुद बताई कि किस तरीके से कैमरा पे तो तालिबान औरतों की इज्जत की बात करता है, लेकिन वहां खुद ही की बीवी, एक तालिबान फाइटर की बीवी ने कितने जुल्म सहे। उसे चक्कू मारा गया, उससे मारा पीटा गया, यहां तक कि अपनी ही 2 बेटियों को बेच दिया गया। ये है तालिबान की सच्चाई। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़ इकलौता हिंदी न्यूज़ चैनल है जो अफगानिस्तान में मौजूद है और वहां से पल पल के हालात की रिपोर्टिंग कर रहा है। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक ने आज भी वहां के हालात का जायजा लिया। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिकों की भीड़ इकट्ठा है। वहां के नागरिक हर हाल में तालिबान के चंगुल से बचकर जाना चाहते हैं। आज भी काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना हुई। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक भी एक वक्त एयरपोर्ट के पास
फायरिंग के बीच फंस गए। आपको दिखाते हैं काबुल पर तालिबानी कब्जे के चौथे दिन काबुल के हालात कैसे हैं। भीड़ के बीच फायरिंग, मां की गोद में बच्चा और उनके बिल्कुल करीब से फायरिंग। फायरिंग के बीच महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार। ये काबुल के एयरपोर्ट की तस्वीर है। अफगानी लोग देश से बाहर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर डटे हुए हैं ताकि कोई भी फ्लाइट मिल जाए और वो देश छोड़कर जा सके। काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना और नाटो फोर्सेस के कंट्रोल में है, तो एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकी डटे हुए हैं। जिस वक्त एयरपोर्ट के अंदर फायरिंग हो रही थी, उसी वक्त एयरपोर्ट के बाहर जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर फायरिंग के बीच से रिपोर्टिंग की। काबुल के हवाई अड्डे के बाहर आसपास में जो है वो ट्रैफिक जैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो एयरपोर्ट आना चाहती है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। काबुल का जो कमर्शियल साइड है एयरपोर्ट की, उसको खोल दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो है वो प्रायर परमिशन के साथ ही फ्लाइट्स को आने की इजाज़त है। हम इंटरमिटेंटली जो है वो गन फायर भी सुनते हैं और वो तालिबान की जानिब से एक अटेम्प्ट होती है कि वो लोगों को कंट्रोल करें। हम देख रहे हैं, जैसे आपको अभी आवाज़ भी आ रही होगी कि ये गन फायर की आवाज़ आपको आती रहती है। अनस मलिक की रिपोर्टिंग के दौरान भी गोलियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन अनस बिना डरे बिना रुके काबुल से आप तक लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। काबुल में सेना और पुलिस के लोग भाग चुके हैं। उनकी गाड़ियों पर अब तालिबान के लड़कों ने कब्जा कर लिया है और पूरे शहर में तालिबानी आतंकी पुलिस और सेना की गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने तालिबानी लड़ाकों के साथ काबुल के हालात का जायजा लिया। हथियारों से लैस तालिबानी आतंकी कुछ दूरी पर मौजूद नजर आए। जी मीडिया के कैमरे पर पहली बार किसी तालिबानी आतंकी ने इंटरव्यू दिया। आपका नाम, आपके कहाँ से ताल्लुक है? सोबत खान लोगर के रहने वाला हूँ। सोबत साहब, आप कब से इस मूवमेंट का हिस्सा हैं? मुजाहिदीन का कब से? शुरू से जब जहाद शुरू हुआ था उसी वक्त से। अच्छा, तो अब आप लोग ने इतना अरसा तकरीबन 20 साल की आपकी जंग थी, अब आप लोग ने ये गाड़ियाँ जो हैं ये दौलत की गाड़ियाँ हैं, तो इसके ऊपर आप लोग ने कब ट्रेनिंग ली चलाने की और अब किस तरह महसूस? हम तो शुरू से ड्राइवर हैं। ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अभी हुकूमत गवर्नमेंट बग हुआ है, यहाँ पे नहीं है, इसके चलाने वाला आपका खिदमत करने वाला नहीं है और आप मजबूरी से आए हुए आपका ड्राइवरिंग करते हैं। सही। तो यहाँ पर जब आप लोग गश्त करते हैं, लोगों का गश्त में जब आप लोग जाते हैं, तो लोगों का किस तरह रिस्पांस होता है? लोग किस तरह जवाब देते हैं? लोग तो खुश है, लोग बहुत खुश है, लोग को कोई इतराज नहीं करते है। जिस वक्त ये तालिबानी आतंकी लोगों के खुश होने का दावा कर रहा था, उसी दौरान काबुल की सड़कों पर लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ प्रदर्शन करते दिखे। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस बार 102वां आजादी का जश्न अफगानिस्तान के लिए गुलामी का दिन लेकर आया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अब बदलाव की शुरुआत भी कर दी। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान का नया नाम सुनकर ही आपको कट्टरता का एहसास हो जाएगा। तालिबान की कट्टर और दकियानूसी सोच का शिकार सबसे ज्यादा वहां की महिलाएं होंगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। काबुल के रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान में काम करने वाली महिला एंकर शबनम दावरान को तालिबान राज में काम करने नहीं दिया जा रहा। तालिबान के लड़ाकों ने शबनम को रेडियो स्टेशन में घुसने से रोक दिया। زه شبنم دوران یم د تیر شپږ کلونو راهیسې دلته په افغانستان کې زه د خبريال یا د خبر څنګه د وړاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په آرډي یا د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څنګه وړاندوم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاس ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه رانه کړل سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي. خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
एक दिन पहले तक टीवी चैनल्स में काम करने वाली कुछ महिला पत्रकारों ने निडर होकर अपना काम जारी रखने का ऐलान किया था। महिला पत्रकारों ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। په اوسني حکومت سره راتلو سره زه هیڅ نارامۍ احساس نه کوم. که موږ تېرو کلونو ته ورسو، تېر کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی و هغه هم همداسې نارمل و، مېرمنو ته یې څه نه دي ویلي. خو یوازینۍ اندېښنه مو دا ده چې په دغه شلو کلونو کې کومه لاسته راوړنه چې موږ راوړې وې دې ته اندېښمن یو چې دا له لاسه ورنکړو. خو زه بیا هم په دې باندې ډاډه یم چې که زه مبارزه وکړم، خپل کار ته دوام وکړم، راز نه په رسنۍ کې کار وکړم، نور مېرمنو ته مې روحیه ورکول کېږي، هغوی نور هم کوي کېږي چې په میډیا کې کار وکړي. महिला पत्रकार के ऐसे ऐलान के कुछ ही घंटे बाद तालिबानी आतंकवादियों ने महिलाओं को बंदिशों में बांधने का काम शुरू कर दिया। तालिबान ने 2 दिन पहले ही दुनिया के सामने ऐलान किया था कि वो महिला अधिकारों की रक्षा करेगा। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान को लेकर। तालिबान के मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता है। विदेश मंत्री का यह बयान बहुत अहम है। अफगानिस्तान में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में विदेश मंत्री का यह बयान, तालिबान के मुद्दे को लेकर यूएनएससी की यह बैठक जिसमें विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर, तालिबान इस वक्त जो कुछ कर रहा है उसे लेकर बयान दिया है। क्या कहा विदेश मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization, or any ethnic group. However, in spite of the progress we have made to tighten the legal, security, financing, and other frameworks to combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing, and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. The latest report of the Secretary General has provided another stark reminder to all of us that ISIL, Daesh, continues to pose a critical threat to international peace and security. ISIL, Daesh remains active in Syria and Iraq, and its affiliates are growing in strength, particularly, as we heard from the briefers, in Africa. The financial resource mobilization of ISIL, Daesh has become more robust. The flow of funds has continued, and rewards for killing, I believe, are now being paid even in Bitcoin. The radicalization of vulnerable youth by systematic online propaganda campaign remains a serious concern. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this Council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak.
अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएनएससी में दिए गए विदेश मंत्री के इस बयान के मायने क्या हैं, ये समझने के लिए सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक बेहद ही अहम मीटिंग हो रही है इस वक्त। इसमें और भी जो लोग हैं शिरकत जो कर रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, पर भारत इस मीटिंग को चेयर कर रहा है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। ये भारत का एक सिग्नेचर इवेंट है अगस्त प्रेसिडेंसी को लेकर। पर अब उन्होंने क्या बोला उसमें अगर तफसील से जाने तो सबसे बड़ी बात उन्होंने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनको डर है कि अफगानिस्तान अब फिर से टेरर से बन सकता है। उन्होंने नाम लिया हक्कानी नेटवर्क का, लश्कर-ए-तैयबा का, और ये पाक बेस्ड टेरर ग्रुप्स जो अफगानिस्तान में सेफ हेवन बना सकते हैं और दुनिया भर के लिए और इस पूरे रीजन पे एक डेंजर बन सकते हैं। इसके अलावा खुले तौर पे एक तरफ से पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे कुछ देश है जो शह दे रहे हैं आतंकवादियों को। उन्होंने एक लाइन कही, उन्होंने होमेज पे करी 26/11 में जो भारतीय मारे गए थे, पुलवामा में जो भारतीय मारे गए थे, ये सब जो टेरर अटैक्स हुए थे इनमें जो भारतीय मारे गए थे, और कहा कि वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इविल। कहा एक मैसेज दुनिया भर के लिए कि आतंकवाद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आतंकवाद से समझौता नहीं हो सकता है। प्रायोजित आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद को किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। यूएनएससी में अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस जानकारी। अफगानिस्तान की आजादी को आज 102 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ। मौका ऐतिहासिक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां के लोगों की आजादी एक बार फिर से छिन गई। 102 साल पहले वो अंग्रेजों के गुलाम थे और इस समय अफगानिस्तान के लोग आतंकवाद के गुलाम हैं, क्योंकि वहां अब तालिबान का कब्जा है। बेकसूरों पर कोड़े बरसाने वाला तालिबान, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोलियां चलाने वाला तालिबान, महिलाओं के अधिकारों को छीनने वाला तालिबान अब उस हथेली की तरह है जिसने मुट्ठी बनाकर अफगानिस्तान को बंद कर लिया है, कैद कर लिया है, और उस मुट्ठी की 5 उंगलियां हैं। कौन सी हैं ये 5 उंगलियां जिसने अफगानिस्तान को कैद कर लिया? ये 5 उंगलियां हैं अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस और कतर। ये है वो 5 पावर पॉइंट, 5 उंगलियां जिनकी वजह से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ। आज आपको तालिबान की इन्हीं 5 फिंगर के बारे में बताएंगे। ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये 5 फिंगर नहीं होते तो आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान ना होता, बल्कि अफगानिस्तान में जनता की चुनी हुई सरकार होती और उन्हीं का झंडा आज लहरा रहा होता। कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, बेकसूरों पर बरसती गोलियां, रोती बिलखती महिलाएं, अपना मुल्क छोड़ने को मजबूर लोग, और आजादी के दिन भी दहशत में सांस लेती करोड़ों जिंदगियां। अफगानिस्तान में इन हालात के लिए अकेला तालिबान जिम्मेदार नहीं, अमेरिका भी है। The idea that the Taliban would take over was premised on the notion that somehow the 300,000 troops we had trained and equipped was going to just collapse. They were going to give up. I don't think anybody anticipated that. ताकत और कूटनीति में खुद को दुनिया का तुर्रम खान समझने वाले अमेरिका को पता ही नहीं चला कि तालिबान इतनी जल्दी काबुल पर कब्जा कर लेगा। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। आप ही सोचिए, एक तरफ अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान खाली कर रहे थे और दूसरी ओर तालिबान वहां के प्रांतों पर हमला कर रहा था। अमेरिकी सैनिक फिर भी रुके नहीं, वापस जाते रहे और तालिबान के लड़ाके आगे बढ़ते रहे। जब तालिबान काबुल तक पहुंच गया, अमेरिका ने उन्हें वहां भी नहीं रोका। ये सब देखने और जानने के बाद एक बच्चा भी समझ जाएगा कि बिना अमेरिका की मदद के तालिबान की काबुल में एंट्री हो ही नहीं सकती थी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तालिबान के लिए रास्ता बनाने का काम अमेरिका ने बीते 6 महीने या 1 साल में नहीं किया है, बल्कि इसकी शुरुआत 10 साल पहले हो गई थी। 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान राज खत्म करने के बाद अमेरिकी सेना की संख्या वहां बढ़ती रही। साल 2003 में 10,000 अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद थे।
साल 2008 में सैनिकों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई। बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अफगानिस्तान में और ज्यादा सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। इस तरह साल 2010 में वहां 1 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात थे, लेकिन उसके बाद ओबामा ने अफगानिस्तान से सैनिकों की संख्या घटानी शुरू कर दी। साल 2011 तक अफगानिस्तान में 1 लाख से घटकर सिर्फ 34,000 अमेरिकी सैनिक रह गए और साल 2017 तक वहां मौजूद अमेरिकी जवानों की संख्या 9,000 से भी कम हो गई। इस समय अफगानिस्तान में सिर्फ 4,500 अमेरिकी सैनिक हैं, लेकिन वो तालिबान से नहीं लड़ रहे, सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे हैं। जब से प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी ये निर्णय लिया था कि अमेरिकन फ़ौजें बहुत दिन अफ़गानिस्तान में नहीं रहेंगी, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात करना शुरू कर दिया 2018 में। तभी से ये कुछ नज़र आने लगा था कि अमेरिका अब तालिबान के साथ पावर शेयरिंग के लिए तैयार है। अफगानिस्तान की सरकार और सेना का मनोबल कमजोर करने में भी अमेरिका की अहम भूमिका है। अफगानी हुकूमत को भरोसे में लिए बिना अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत करने लगा। अक्टूबर 2018 में कतर की राजधानी दोहा में दोनों के बीच पहली बैठक हुई थी। साल 2019 में अमेरिका और तालिबान के बीच 8 राउंड की मीटिंग हुई। अफगानिस्तान में इस दौरान हिंसा लगातार बढ़ रही थी। सितंबर 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अगली वार्ता रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ट्रंप सरकार के दौरान ही 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान ने एक समझौते पर दस्तखत किए। इसके साथ ही अमेरिका ने वादा किया कि वो मई 2021 तक अपने बचे हुए सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा और तालिबान ने भरोसा दिया कि वो अफगानिस्तान की जमीन अल कायदा समेत उसके सहयोगी आतंकी संगठनों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमेरिका ने तालिबान से हुए समझौते का सम्मान किया और 20 साल पहले जिस लोकतंत्र की उंगली उसने अफगानिस्तान की जनता को थमाई थी, उसे एक झटके में छुड़ा लिया और भाग गए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह। د تیرو څو ورځو پیښې په ډیر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هېواد څخه ووځم، ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت. अमेरिका ने ये भी नहीं सोचा कि जिन हथियारों का इस्तेमाल वो 2 दशकों से तालिबान के खिलाफ कर रहा था, उन हथियारों पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा और पता नहीं इन हथियारों से कितने बेकसूरों की जान जाएगी और कितने आतंकी संगठनों तक ये हथियार पहुंचेंगे। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सच है कि 20 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान को आतंकवाद से आजादी दिलाई थी। ये सच है कि 20 साल पहले उसने काबुल में तालिबान को भगाकर लोकतंत्र की स्थापना की थी। और यह भी सच है कि अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान के लोगों को उंगली थमाई और जब वहां के लोगों पर मुसीबत आई तो उसने उंगली झटक भी ली, छोड़ दिया उन्हें अकेले। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के लिए अमेरिका कैसे जिम्मेदार है, यह आपको हमारी रिपोर्ट देखकर पता लगेगा। अब आपको तालिबान के वर्चस्व के पीछे चीन और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में भी बताते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होगा, पाकिस्तान और चीन के लिए यह खुशी की बात क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान और चीन तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं? इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान का रोल अहम रहा है। न सिर्फ वहां के आतंकी बल्कि सेना और सरकार भी तालिबान के साथ हर मोर्चे पर खड़ी रही। हमारी दुआ है और हमारी ये आरजू है कि जो भी हो वो अफगान लीडरशिप एक बड़ेपन का मुजाहरा करे और मिल बैठकर एक ऐसा हल तलाश करें जिससे कि अमन हो, इस्तेहकाम हो। कुछ महीने पहले तक जिसे दुनिया आतंकवादी कहती थी, इमरान खान की सरकार उसकी अगवानी कर रही है। काबुल पर तालिबान के कब्जे से तालिबानियों के बाद अगर सबसे ज्यादा खुश कोई है
तो वो है पाकिस्तान। और इसकी वजह ये है कि अब वो अफगानिस्तान को अपनी उंगली पर नचा सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने काबुल पर तालिबान के कब्जे की तुलना गुलामी की जंजीरें तोड़ने से की थी। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की विकास परियोजनाओं में बाधाएं खड़ी करे और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बने। इमरान खान को लगता है कि तालिबान की मदद से आतंकवादी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर काबू पाना संभव होगा। इसलिए वो तालिबान का खुलकर साथ दे रहा है। और तालिबान के समर्थक देशों में एक नाम चीन का भी है। चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं और दोनों भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। चीन तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान अब चीन के लिए खुला मैदान है, जहां वो अपने कारोबारी हित को साधने की पूरी कोशिश करेगा। ये मानचित्र देखिए, ये चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, जो उसे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाएगा। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसे तालिबान की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही आगे बढ़ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर समेत कई तरह की खनिज संपदाओं का भंडार है और चीन की नजर वहीं टिकी है। चीन की नज़र है अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, उस पर भी है। पर चीन और रशिया और ईरान इस समय जो मिले हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका, यूरोप, नाटो, ये पूरा जो यूरेशियन रीजन है, सेंट्रल एशिया हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ से बाहर चला जाए। और इसमें उन्हें सफलता मिली है। चीन की तरह रूस भी अफगानिस्तान में इन खनिज संपदाओं का लाभ उठाना चाहता है और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। जहां तक कतर की बात है, तो कतर पहला ऐसा देश है जिसने तालिबान को राजनीतिक तौर पर मान्यता दी थी। दोहा में तालिबान का दफ्तर हो या अमेरिका के साथ उसकी डील, कतर की भूमिका निर्णायक रही है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान का अब तक का रुख भारत के खिलाफ नहीं दिख रहा है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो बिना भारत के ये संभव नहीं है। तालिबान की सरकार का स्वरूप अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान ऐसी कठपुतली है जिसके 5 धागे 5 उंगलियों में हैं और वो अभी नाच रहा है। ऐसे में तालिबान पर भारत को क्या करना चाहिए, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.